नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सरल सवालों से जागी उम्मीद, 7 केंद्रों में हुई स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा। 2 साल के ऋषि की परवरिश करने रेल अधिकारी की पहल, ट्रेन हादसे में मां बाप को खोया। और प्रतिबंध हटते ही बाजार में लौटी रौनक, लोकल मछलियों की भारी डिमांड। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा का आयोजन जिले के 7 केंद्रों में रविवार को हुआ। व्यापम परीक्षा के लिए बनाए अपने नियमों का कड़ाई से पालन कराया, जिसमें पेन के अलावा दूसरा कोई भी सामान परीक्षा हॉल लेकर जाना प्रतिबंधित किया। परीक्षार्थियों का बैग, दुपट्टा, मोबाइल, जूते बाहर जमा करा दिया गया था। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य संयोजक प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं। मैदानी काम में माहिर बहुत सी मितानिनों ने अवसर मिलने पर परीक्षा में भाग लिया। बताया गया कि बेहद आसान सवाल पूछे गए। सामान्य उपचार और दवाओं की पहचान का प्रशिक्षण पा चुकी मितानी ने नियमित भर्ती अवसर में शामिल होने पर उत्साहित दिखाई दी। कुछ उम्मीदवारों ने कहा, सवालों के जवाब देने के लिए समय कम पड़ गया। सर, तैयारी के हिसाब से ना क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, लेकिन टाइमिंग बहुत कम थी। टाइम थोड़ा कम हो गया, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की थी और आया भी था उस हिसाब से क्वेश्चन। टफ नहीं आया था सर, लेकिन ना बहुत इजी था, लेकिन टाइमिंग बहुत कम था। इससे बहुत घुमाओ, पढ़ते पढ़ते टाइम का पता ही नहीं चला उसमें। नहीं, मैथ्स नहीं, कम्युनिटी हेल्थ, वैक्सीनेशन। शिक्षकों ने राज्य सरकार की टीए-डीए देने की नीति का विरोध किया है। वे नियमों के अनुसार उसी दिन से भत्ता पाने के हकदार हो जाते हैं जब केंद्र डीए देने की घोषणा करती है। राज्य सरकार इस आदेश के 7-8 महीने बाद इसे लागू करती है। वह इसका एरियर्स भी नहीं देती है। इससे उन्हें लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। शिक्षक ही नहीं, सभी शासकीय सेवक राज्य सरकार की नीति से खासे नाराज हैं। केंद्र सरकार जिस दिन महंगाई भत्ता देने की घोषणा करती है, कायदे से शासकीय सेवक इसी दिन से भत्ता प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं। लेकिन राज्य सरकार घोषित तिथि के 8 महीने बाद इसे देने की घोषणा करती है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का एरियर्स नहीं देती। ये राशि सरकारी खजाने में चली जाती है। छत्तीसगढ़ के जो शासकीय कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी से लेकर के क्लास 2 अफसर या क्लास 1 अफसर, सभी कर्मचारियों का जो निर्धारित तिथि होता है, महंगाई भत्ता जब जब केंद्र सरकार बढ़ाती है उस तारीख से बढ़ना होता है। ये एक प्रकार से आपसी सहमति है केंद्र सरकार और राज्य की। लेकिन राज्य की सरकारें क्या करते हैं, निर्धारित तिथि से नहीं दे करके 8 महीना, 10 महीना, 7 महीना बाद घोषणा करते हैं और घोषणा तिथि से ही महंगाई भत्ते और अन्य जो राशि है भत्ते हैं उसको देती है, जिसे प्रत्येक कर्मचारी को, चतुर्थ श्रेणी को एक मान के चलिए आज तक के जो विलम्ब से दिए उसमें एक एक व्यक्ति को 40-50 हज़ार से लेकर के लाख 1.5 लाख तक के नुकसान उठाना पड़ा है। देय तिथि से भुगतान न करते हुए जिस तिथि को वो घोषणा करते हैं उस तिथि से उसको लागू किया जाता है। पूर्व के एरियर्स की राशि जो है वो हप हो जाती है, हमको कर्मचारियों के पास नहीं आती है, नहीं मिलती है। तो एक बड़े वर्ग को बड़ा नुकसान होता है और कर्मचारी वर्ग एक बड़ा वर्ग है। सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हम कर्मचारी की समस्याओं का समाधान कर देते हैं, तो 100% समस्याओं में 2% समाधान होता है, 98% यथावत बना रहता है और ये कहा जाता है कि कर्मचारियों की समस्याएं खत्म हो। ऐसा किए जाने से कर्मचारियों को मिलने वाले लाखों रुपए एरियर्स का नुकसान हो रहा है। ऐसा कांग्रेस की भूपेश सरकार में पहले और अब भाजपा की साय सरकार कर रही है। कर्मचारी बता रहे हैं कि उन्हें डॉक्टर रमन सिंह के समय टीए-डीए और एरियर समय पर मिल रहा था। राज्य सरकार ऐसा क्यों कर रही है, यह उनकी समझ से परे है। इसके विरोध में कर्मचारी संगठन कई बार विरोध प्रदर्शन कर मांग पत्र दे चुके हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आरंभ स्कॉलरशिप एग्जाम में प्रदेश भर से 1800 छात्र छात्राएं शामिल हुए। आचार्य इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका हर साल आयोजन कराया जाता है। एग्जाम के लिए अभी रजिस्ट्रेशन जारी है। आर्थिक तंगी पढ़ाई में बाधा न बन सके, इसके लिए आचार्य इंस्टीट्यूट बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है। आचार्य इंस्टीट्यूट ने स्कॉलरशिप एग्जाम बिलासपुर के 3 ब्रांचों में आयोजित किया। इस महीने दोनों रविवार भी एग्जाम लिए जाएंगे। राजेंद्र नगर सरकंडा CMD चौक के पास संचालित इंस्टीट्यूट में कक्षा
6वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स ने भाग लिया। यह परीक्षा नवंबर महीने के सभी रविवार को हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में आयोजित की जा रही है। सर, यहाँ आचार्य इंस्टीट्यूट से नीट के संबंध में बच्चों के लिए एक कॉलिंग आई थी कि आप अपने बच्चों को पार्टिसिपेंट में लाइए, बच्चों को पढ़ाना है, उसको देखने को कहाँ तक पढ़े हैं, कैसे पढ़ते हैं, नीट की एग्ज़ाम कैसे होती है। हमारी बच्ची पहली बार आई और उसको अपना अनुभव मिला। यहाँ आने के बाद यहाँ टीचरों से मिले, बहुत सारे बच्चों से मिले और उनके जो पढ़ाई की उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर आए, उनको पढ़े, उनको लगा कि हम अच्छे से बनाए हैं। और इनके रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्ची एक्चुअल में पढ़ेगी क्या, कैसे रिज़ल्ट आता है, आने वाला फ्यूचर में इनको किस तरीके से हम उसके रिज़ल्ट के आधार पर उनका डिसाइड करेंगे कि बच्चे को पढ़ना क्या है। स्किल परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को 30 मिनट कैरियर काउंसलिंग भी प्रदान किया जाता है। आचार्य इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर संदीप द्विवेदी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ से 1800 छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा में भाग लिया है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके एग्ज़ाम दिला के। यहाँ के जितने भी सब वर्कर्स है, सर्स है, बहुत अच्छे हैं और यहाँ के HOD सर भी बहुत पोलाइट है, एकदम फ्रेंड जैसे बिहेव करते हैं और कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कराते हैं और रिलेट कराते हैं नॉर्मल चीज़ से। मैं आरंभ स्कॉलरशिप टेस्ट में आई और मुझे यहाँ पास का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। ये मैं फ़र्स्ट टाइम है, मैं यहाँ पास डायरेक्टर सर से भी मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अच्छे से मोटिवेट हुई, जो मेरे को डर था कि गलत हो जाएगा वो। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ एग्ज़ाम दिलाने। यहाँ की फैसिलिटीज़ मुझे अच्छी लगी, यहाँ के वर्कर्स भी अच्छे हैं, सर भी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे जो डेमो के लिए थोड़ा बताए हमें। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, सर भी फिज़िक्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए मुझे जो मेरे को अच्छे से समझ आया। पहले ही से आचार्य में हूँ, बहुत सारे सर्स हैं वहाँ पे, शुभम सर, अभिनव सर, प्रदीप सर, हमको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अब हम सोचे कि यहाँ पे एक नया एग्ज़ाम आया है तो हम अपना एक्सपीरियंस टेस्ट कर सकते हैं कि हम कितना भी पढ़ चुके हैं। तो वैसे ही हम 10th क्लास के लिए तैयारी करना है, हमको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो अभी हमको संदीप द्विवेदी सर भी बताए हैं फ़िज़िक्स के बारे में, हमें पता चला। पे आचार्य इंस्टीट्यूट के ब्रांच में आया हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं हमारे स्कूल में भी आए थे सर लोग, तो उन्होंने बोला कि आपको स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देना है, अगर आप लोग देना चाहते हैं तो हमारे क्लास के बहुत लोग हैं, मतलब फ्रेंड सर्कल एंड दूसरे मतलब 10th 11th के भी बच्चे लोग यहाँ आए थे। तो उन्होंने बोला है कि सर, तो हम लोग एग्ज़ाम दिए यहाँ, तो हमको अच्छा लगा यहाँ देख के और सर अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इस स्कॉलरशिप एग्जाम का उद्देश्य उन छात्रों की मदद करना है जो पढ़ाई में खुद को साबित करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वे आगे नहीं बढ़ पाते। स्कॉलरशिप देकर उनके कैरियर को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है, जिससे वे अपने परिवार, शहर और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। इस परीक्षा में सभी कक्षा के पहले 3 बच्चों को पूरे सत्र की पढ़ाई मुफ्त में कराई जाएगी। यदि बच्चे स्थान नहीं बना पाते हैं तो उनको प्रतिशत के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ये एग्जाम 3 शिफ्ट में कराया गया। अभी हम लोग यहाँ पर आचार्य में आरंभ टेस्ट करवाए हैं, जो कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट था। इसमें लगभग बिलासपुर के आसपास के सभी जिलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 2200 बच्चों ने आचार्य के सभी ब्रांचेस में पार्टिसिपेट किया है और इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये टेस्ट से बच्चों को एक फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलेगा और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका भी बच्चों को मिलेगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने एक आरंभ स्कॉलरशिप टेस्ट को आयोजित किया है, जिसमें हमको बहुत ही अच्छा क्राउड देखने को मिला है। इस आचार्य इंस्टीट्यूट का एक ही मकसद है कि जो बच्चे जिनको कुछ भी परेशानी है या किसी भी प्रकार के कुछ इश्यूज़ है तो वो एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करें और जिसके तहत वो एक अच्छे मुकाम तक पहुंच पाएं। सुबह, दोपहर और शाम को जेईई, नीट, IIT की तैयारी कराने वाला बिलासपुर का सबसे बड़ा आचार्य इंस्टीट्यूट की पहल है, जो छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए तत्परता के साथ खड़ा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। बिलासपुर ट्रेन हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। इसी हादसे में एक 1.5 साल का मासूम ऋषि यादव अपने माँ बाप और नानी तीनों को खो बैठा। मासूम बालक अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इस बीच इंसानियत की एक मिसाल सामने आई है। रेलवे के सीनियर DCM अनुराग कुमार सिंह इस मासूम की परवरिश की जिम्मेदारी उठाने सामने आए हैं।
बिलासपुर रेल हादसे में घायल 1.5 साल का मासूम ऋषि यादव, जिसके माता पिता और नानी की भी इस हादसे में मौत हो चुकी है, वो इन दिनों अपोलो अस्पताल में भर्ती है। हादसे में ऋषि के परिवार में अब सिर्फ उसकी दादी और बुआ ही है। दादी की उम्र ज्यादा है और बुआ की अभी शादी नहीं हुई है। दोनों सदमे में हैं। ऐसे में बच्चे की परवरिश को लेकर सवाल उठ रहा था कि आखिर इस मासूम का भविष्य कौन संभालेगा। ऋषि की हालत देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोग उसकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। कोई उसके इलाज में मदद कर रहा है तो कोई उसकी शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी उठाने की बात कह रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपोलो अस्पताल पहुंचकर ऋषि के परिजनों से मिले और डॉक्टरों से विस्तार से बात की। अनुराग कुमार सिंह ने कहा कि बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे इस मासूम को गोद लेकर उसका भविष्य संवारेंगे। कहते हैं अच्छा काम करने वालों को दिखाने की जरूरत नहीं होती। रेलवे अधिकारी अनुराग कुमार की यह पहल सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं बल्कि इंसानियत का भविष्य भी संवारने की दिशा में बड़ा कदम है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारी और ऑपरेटर की संयुक्त हड़ताल से सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। 4 सूत्री मांगों में धान सूखत प्रमुख मुद्दा है। नियमित करने की मांग इसमें शामिल है, जबकि ऑपरेटर संघ कार्य दिवस के मुद्दे को लेकर नाराज हैं। सहकारी समिति के प्रबंधक, कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। इससे प्रदेश में 15 नवंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी पर संकट गहराता जा रहा है। धान खरीदी की रीढ़ माने जाने वाले प्रबंधक और कर्मचारी लंबित मांगों को पूरा कराने बार बार मिलने वाले आश्वासन से खफा हैं। रविवार को हड़ताल के 8 दिन पूरे हुए। सहकारी समिति कर्मचारी संघ के पदाधिकारी कह रहे उन्हें नियमित करने का भरोसा सरकार ने दिया था, लेकिन समय रहते इसे पूरा नहीं किया गया। यह आंदोलन वे निर्णायक बता रहे हैं। हमको हड़ताल करने का शौक नहीं है। हम अपनी जो जायज़ मांगे हैं उनको रख रहे हैं और आपके द्वारा ही कहा जाता है कि हाँ भाई हम आपकी मांगे पूरे करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते और नहीं कर पाते इस कारण हमको पुनः आंदोलन पे आना पड़ता है। तो ये देखिए, ये हमारी अंतिम लड़ाई है, इस बार की लड़ाई। क्योंकि पहले क्या होता था, कर्मचारी संगठन जो है वो अपने हिसाब से हड़ताल करता था और ऑपरेटर जो है अपने हिसाब से करते हैं। इस बार दोनों संगठन संयुक्त रूप से इस बार मैदान में कूदे हैं और निश्चित रूप से जो हमारी 4 सूत्री मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं होती तो इस साल पूरा धान का हम लोग खरीदी का बहिष्कार करते हैं। इस बार की हड़ताल में कर्मचारी और ऑपरेटर दोनों एक साथ हैं। उनकी स्थिति इससे मजबूत मानी जा रही है। प्रदेश सरकार पर आरोप है कि उसने वादा किया। पिछले बरस जब 37 दिनों तक लगातार हड़ताल चली थी तो भरोसे पर उन्हें वापस काम पर बुला लिया। उस वादे को अब तक पूरा नहीं किया है। महिला ऑपरेटर पुरुष कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। उनका आरोप है कि 2007 से धान खरीदी का सिस्टम ऑनलाइन किया गया, जबकि कर्मचारी जहां खड़े थे आज तक वहीं हैं। यदि शासन इस बार की हमारी लड़ाई में 4 सूत्री मांग की लड़ाई में यदि हमको विभाग तय करके एक निश्चित रूप से नियमित नहीं करती है तो इसके बाद हमारा अगला कदम है न्यायालय। हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। आंदोलन का प्रमुख मुद्दा है धान का सुखद भार वापस लिया जाए, ऑपरेटरों की सेवा अवधि साल भर किया जाए, साथ ही सहकारी बैंक भर्ती में उन्हें उचित अवसर दिया जाए। BR यादव उद्यान में सहकारी कर्मचारी संघ का आंदोलन जारी है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में किन्नरों द्वारा युवती की पिटाई के वायरल वीडियो पर अब पुलिस का बयान सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया में वायरल हो रहा यह वीडियो करीब 2 माह पुराना बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार उस समय किसी भी पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। अब वीडियो सामने आने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने वीडियो में दिख रहे दोनों पक्षों की पहचान शुरू कर दी है। घटना की पुष्टि के बाद यदि किसी प्रकार का अपराध पाया गया तो आरोपियों पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के भद्रा हाई स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूल के प्राचार्य प्रदीप कुमार
भागकर 2 छात्राओं से स्कूल परिसर में झाड़ू लगवाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में प्राचार्य खुद झाड़ू पकड़ाकर छात्राओं से रास्ता साफ कराते दिख रहे हैं और वीडियो बना रहे व्यक्ति से मोबाइल छीनने की कोशिश भी करते नजर आते हैं। मामला सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल उठने लगा है। लोगों का कहना है कि जब स्कूलों का उद्देश्य शिक्षा देना है तो बच्चों से इस तरह का काम कराना निंदनीय है। वायरल वीडियो के बाद यह मामला अब चर्चा में है और लोगों ने शिक्षा विभाग से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। ठंड बढ़ते ही शनिचरी बाजार के मछली बाजार में मछली लेने वालों की संख्या बढ़ गई है। गांव देहात के तालाबों और बांधों से मछलियां आने लगी है। पहले विशाखापट्टनम से समुद्री मछलियां यहां आ रही थी, अब लोकल मछलियां आने लगी है। लोग कहते हैं कि लोकल मछलियां स्वादिष्ट होती है। मछली पकड़ने पर लगा प्रतिबंध हटते ही शनिचरी बाजार में रौनक लौट आई है। सुबह से ही सारंगी, लहुआ, खोकसी, तेलपिया, टेंगना मछली खाने के शौकीन सुबह 6 बजे ही थैला लेकर बाजार आ गए थे। मछलियों के ढेर में लोग स्वादिष्ट बाम भी तलाशते देखे गए। नदी तालाबों में सुबह 4 से 6 बजे तक नेटिंग होती है। इसके बाद जाल में फंसी मछलियां सीधे बाजार में लाई जाती है। क्या है ना, थोड़ा ठंड बढ़ गया है। ठंड के कारण थोड़ी मछली ज़्यादा आने लग गया है। इस कारण थोड़ी मछली की संख्या थोड़ी बढ़ती जा रही है। लेने के लिए खाने वाले लोग भी आ रहे हैं। ठंड शुरू होते ही मछली लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाती है। बड़ी रोहू मछली रतनपुर के खूंटा घाट बांध से यहाँ आती है। इससे पहले बाजार में विशाखापट्टनम की समुद्री मछलियाँ आ रही थी। वे खारे पानी के कारण उतनी स्वादिष्ट नहीं होती। स्थानीय सरोवरों तालाब में मछली अधिक स्वादिष्ट होती है। वे हरे कवक के साथ मिट्टी भी खाती है, इसलिए उनकी मांग अधिक रहती है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिला पशु अस्पताल में रविवार की छुट्टी के बाद भी बड़ी संख्या में पशुपालक अपने बीमार जानवरों का उपचार कराने के लिए पहुंचे। इस समय पशुओं में खुजली, बाल झड़ने, खुरहा, चपका और लंपी रोग हो रहे हैं। उन्हें निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है। मौसम का इस समय संधि काल चल रहा है। बरसात के बाद ठंड की दस्तक शुरू हो गई है। पालतू जानवरों के लिए ये समय संक्रमण लेकर आया है। पशुओं में इस समय खुरहा, चपका और लंपी जैसे रोग हो रहे हैं। कुत्तों में बाल झड़ने और खुजली की शिकायतें हैं, इसलिए उनका टीकाकरण श्याम टागिज के पास जिला पशु औषधालय में किया जा रहा है। बड़े मजे की बात यह है कि यह अस्पताल रविवार और होली के दिन भी 12 महीने खुलने वाला एकमात्र शासकीय संस्थान है। अभी फिलहाल ठंडियों की शुरुआत में सर्दी जुकाम के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। खासतौर से डॉग वगैरह में सर्दी जुकाम का केस बहुत सारा आ रहा है, तो उसके हिसाब से एक प्रिकॉशनरी एंटीबायोटिक और साथ में जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग दे के ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो गया है? एक इंजेक्शन लगवाना बाकी है। क्या का इंजेक्शन लगाने आए? वो इसके रेबिस का। अच्छा, कब से पाले हो? बहुत दिन हो गया है, 3 साल का हो गया ये। टीकाकरण की तो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है यहाँ पर, लेकिन अभी ना मौसमी संबंधी समस्या भी आ रही है। वायरल एंट्राइटिस भी हो रहा है, वायरल लंग्स के इन्फेक्शन भी है और स्किन के इन्फेक्शन के बहुत केसेस आते हैं यहाँ पर। रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। टीकाकरण भी यहाँ होता है। रेबीज़ का टीका सरकारी रूप से उपलब्ध है यहाँ पर, जो इसकी फीस रहती है उसके साथ देकर टीका लगाया जाता है और अन्य बीमारियों के टीके भी। यहाँ की ओपीडी में बड़ी संख्या में पशुपालक अपने जानवरों का उपचार कराने के लिए आते हैं। कौन कहता है कि लोग कार, ऑटो, बाइक की सवारी करते हैं। यहाँ पेट्स को इन्हीं वाहनों में बिठा कर लाया जाता है। यहाँ कुत्ते के भौंकने, बकरी, बिल्ली की आवाज भी गूंजती रहती है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ का कई मेडल देश के नाम कर चुके धावकों ने मैराथन का आयोजन किया। यह दौड़ गांधी चौक स्थित मिनी स्टेडियम से शुरू हुआ। इसमें लगभग 300 लोग शहर के मुख्य मार्गों में दौड़े। आयोजन में नन्हे बच्चों से लेकर लड़कियां और वरिष्ठ नागरिक शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक भारत के नाम कर चुके एथलीटों की ओर से मैराथन का आयोजन किया गया। गांधी प्रतिमा चौक के पास मिनी स्टेडियम में आयोजित इस दौड़ में नन्हे बच्चों से लेकर लड़कियां और उम्रदराज लोगों ने भी दौड़ लगाई। जीवन में दौड़ अभिन्न हिस्सा बने, लोग निरोग और स्वस्थ रहे, यही इसका उद्देश्य है।
सभी धावक सफेद टी शर्ट पहने हुए थे। हमारा उद्देश्य यही है कि जितना ज़्यादा खेल आगे बढ़ेगा उतना जागरूकता बढ़ेगी, क्योंकि जितना पढ़ना इम्पोर्टेंट है उतना खेलना भी उतना इम्पोर्टेंट है। और मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रोहन शाह सभी को यही जितने युवक हैं उनको मैं जागरूकता बढ़ा रहा हूं ताकि लोग फिटनेस की तरफ और स्पोर्ट्स की तरफ आगे बढ़े। यह दौड़ गांधी प्रतिमा से शुरू होकर शहर भर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हो गई। धावकों ने यह संकल्प लिया कि वे फिर से निरोग रहने के लिए दौड़ेंगे। मैदान में एथलीटों का जज्बा देखते ही बन रहा था। वे भरी सर्दियों में भी पसीने से भीगे हुए थे। उनके चेहरे सूर्य रश्मियों से चमक रहे थे। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रविवार को एक दिवसीय दौरे पर रतनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मां महामाया मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री के आगमन पर रतनपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों में उत्साह का माहौल रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष हेलीकॉप्टर से रतनपुर हेलीपैड पहुंचे। उनके साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया गया। सभी ने मुख्यमंत्री का गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया। हेलीपैड से सीधे मुख्यमंत्री का काफिला मां महामाया मंदिर पहुंचा, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और माता से आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि रतनपुर की मां महामाया छत्तीसगढ़ की आस्था का केंद्र है और उनकी कृपा से प्रदेश निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। मंदिर दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने रतनपुर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसके बाद वे एक दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जनता की भागीदारी ही विकास की असली शक्ति है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस रतनपुर दौरे का मुख्य केंद्र रहा मां महामाया मंदिर के दर्शन, आशीर्वाद प्राप्ति और प्रदेशवासियों के लिए शुभकामनाएं। उनके आगमन से रतनपुर में श्रद्धा और उल्लास का वातावरण रहा। वहीं स्थानीय लोगों ने इस दौरे को यादगार बताया। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। तेलुगु संयुक्त समाज कल्याण समिति ने छठ घाट अरपा नदी के किनारे आंवला वृक्ष तले सामूहिक भोजन का आयोजन किया। सभी तेलुगु समाज के परिवार इस वन भोज में शामिल होकर भक्तिपूर्ण वातावरण में धार्मिक संस्कृति का पालन किया। पवित्र कार्तिक मास में होने वाले वन भोजन कार्यक्रम का आयोजन की खूबसूरत तैयारियां की गई। सुबह महिलाओं द्वारा सामूहिक कार्तिक पुराण, ललिता सहस्त्र नामम पाठ और गोविंद नामम पूजन किया। सभी सुहागिनों को फलदान किया गया। विवाहित, अविवाहित बच्चों और पुरुषों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता रखा गया। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और भगवान विष्णु को यह कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है। इस मास में वन भोज जैसे अनुष्ठान करने से भक्तों को असीम आनंद, खुशी और पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी ने इस मास में आंवला पेड़ के नीचे भगवान विष्णु और शिव की पूजा की थी, इसलिए आंवला वृक्ष की छांव में प्रसाद भोजन प्राप्त करना सौभाग्य माना जाता है। समाज कल्याण समिति के द्वारा रविवार के दिन आंवला पेड़ के नीचे में वन भोजन का कार्यक्रम रखा गया था। सुबह सबसे पहले शिव पुराण, ललित सहस्त्रनाम और आरती किया गया। उसके बाद में महिलाओं को फलदान किया गया। इसके बाद में विवाहित महिलाओं का और अविवाहित महिलाओं का, लड़कियों का गेम्स कराया गया, जिसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शाम के किया जाएगा। बिलासपुर तेलुगु संयुक्त समाज द्वारा यहाँ कार्तिक मास में वन भोजन का कार्यक्रम आयोजित किए हैं हम लोग, जो ये 3 वर्षों से किया जा रहा है। यहाँ सभी तेलुगु समाज के महिलाओं द्वारा फर्स्ट सुबह 9 बजे से पूजा अर्चना शुरुआत की गई है, जिसमें ललिता सहस्त्र, विष्णु नामालू और शिव पुराण की कथा पूजा अर्चना के बाद फिर फलदान दिया गया है महिलाओं को। और फिर महिलाएं, अविवाहित महिलाएं, पुरुषों और बच्चों का खेल प्रतियोगिता भी किया गया है यहाँ। फिर अभी लकी ड्रॉ का भी प्राइज़ रखा गया है। और यह माह जो है
विष्णु जी और शिव जी को बहुत अति प्रिय है माना जाता है। पुराणों के अनुसार यह पूजा माता लक्ष्मी जी भी की थी, जो शिव जी और विष्णु जी को यह पूजा करने से सभी रोग और पाप का नाश होता है। लोगों की हंसी गायब होती जा रही है, वैसे वैसे लोग रोगों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। तरोताजा और निरोग रहने के लिए लोग विवेकानंद उद्यान में हंसी हंसी में योग कर रहे हैं। सुबह वर्जिश करने के बाद वे खुद को दिन भर के लिए तरोताजा महसूस करते हैं। इनमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। सेहतमंद लोगों ने यह स्वीकार कर लिया है कि मोबाइल एक ड्रग्स नशे के रूप में बच्चों और युवाओं के मन मस्तिष्क में जहर घोलने लगा है। यहाँ हंसी ठहाकों के साथ योग करने वालों की संख्या बढ़ी है। वे सुबह होते ही विवेकानंद उद्यान में इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं जो जीवन के आखिरी पायदान में हैं। उनका मानना है कि जी भरकर हंसने के बाद उनमें दिन भर ऊर्जा भरी रहती है। आपको स्वस्थ रहना है, डॉक्टर से दवा नहीं लेना है तो गार्डन में आइए, हाथ से योग करिए। हाथ से योग में एक खासियत है, शारीरिक व्यायाम और लंग्स का व्यायाम दोनों होता है। ना आपको सर्दी होगी, ना खांसी होगी, ना बीमारी होगी। बाकी जो भी डॉक्टर हैं ये बीमार हुए देने के। पहले जो थे उम्र में 50-60 वाले वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो अभी के युवा हैं वो नहीं आ रहे हैं। वो तो मोबाइल उनको बिगाड़ के रख दिया है ना भैया। उनका हाथ योग तो मोबाइल हो गया है। उनको सुधारने के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल बंद करो, ये ड्रग्स है। इस हास्य योग क्लब में कई डॉक्टर हैं, क्योंकि जीवन में परिस्थिति जन्य कारणों से स्वाभाविक हंसी गायब हो चुकी है। लोग आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। यही अकेलापन उन्हें विषाद और निराशा से घेर रहा है। ऐसे में सुबह घूमना, व्यायाम करना शरीर में चेतना जगाता है। लोग खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं, इसलिए हरियाली से परिपूर्ण गार्डन में सुबह इतनी भीड़ है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 162 दिनों से फरार हिस्ट्री शीटर सूदखोर वीरेंद्र सिंह तोमर को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया है। रायपुर की एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से ग्वालियर से उसे गिरफ्तार किया। सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, जमीन कब्जाने से लेकर हत्या और दुष्कर्म जैसे संगीन अपराधों में लिप्त आरोपी वीरेंद्र तोमर मध्य प्रदेश में छिपा था। राजधानी रायपुर का चर्चित सूदखोर और हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर, जो अपने भाई रोहित तोमर के साथ इस साल जून महीने से फरार था, आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ग्वालियर में नकली नाम और पते से रह रहा था। पुलिस को कई दिनों से उसके मूवमेंट की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की एक विशेष टीम मध्य प्रदेश रवाना हुई। ग्वालियर पुलिस की मदद से छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। वीरेंद्र तोमर के खिलाफ रायपुर, भिलाई और आसपास के कई थानों में सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, मारपीट, जमीन हथियाने, मर्डर और रेप जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में वो हाई प्रोफाइल सूदखोर के रूप में कुख्यात है। गिरफ्तारी के बाद रायपुर पुलिस उसे लेकर क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंची, जहां शुरुआती पूछताछ के बाद उसे पुरानी बस्ती थाने में रखा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में और भी कई लोगों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। रायपुर लाए जाने के बाद पुलिस ने वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकाला। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा, लेकिन इसी दौरान आरोपी की तबीयत बिगड़ गई। गर्मी और तनाव के कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाकर मेडिकल जांच कराई। इस पूरे मामले में अब भी उसका भाई रोहित तोमर फरार है, जो कई मामलों में सह आरोपी है। पुलिस की टीम अब रोहित की तलाश में दबिश दे रही है। देखना होगा कि इस सूदखोर गैंग के और कौन से राज पुलिस पूछताछ में सामने आते हैं। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे की पहल पर नशा मुक्ति और सामाजिक जागरूकता का अभियान रंग ला रहा है। नवागढ़ क्षेत्र के ग्राम कटौद और कोटमी सोनार में आयोजित विशेष कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक स्वयं पहुंचे। कार्यक्रम में सबरिया और धनुवार समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान समाज के लोगों ने शराब न बनाने और न बेचने की शपथ ली। पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को कॉपी, पेन और पुस्तकें भी वितरित की। पुलिस ने आम नागरिकों से
अवैध शराब बिक्री जैसे अपराधों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। जांजगीर चांपा जिले के पीथमपुर क्षेत्र में हसदेव नदी से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। तहसीलदार की अगुवाई में इस कार्यवाही के दौरान नदी किनारे हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह तहसीलदार राजकुमार मरावी के नेतृत्व में राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने पीथमपुर इलाके में हसदेव नदी के पास दबिश दी। मौके पर कई ट्रैक्टर रेत भरते हुए और परिवहन करते मिले। टीम को देखते ही कई चालक अपनी गाड़ियां मौके पर ही छोड़कर भाग निकले। इस दौरान कुल 8 ट्रैक्टर मौके से जब्त किया गया, जबकि 6 चालक फरार हो गए। अधिकारियों ने बताया कि कार्यवाही के दौरान कुछ चालकों ने विरोध और हुज्जतबाजी भी की। वहीं ग्रामीण पूरे घटनाक्रम को देखते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। नदी के अंदर फंसे ट्रैक्टर ट्राली को निकालने के प्रयास जारी हैं। तहसीलदार ने बताया कि रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। फरार चालकों की पहचान कर उनके लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट जिला परिवहन अधिकारी को भेजी जा रही है। पीथमपुर घाट में लगातार अवैध उत्खनन की शिकायत मिल रही थी। आदरणीय कलेक्टर सर के निर्देश पर आज राजस्व और माइनिंग की टीम के द्वारा दबिश दी गई। वहाँ मौके पर 15-16 ट्रैक्टर में अवैध उत्खनन करते हुए मिला और दोनों तरफ से अपने टीम के द्वारा घेराबंदी किया गया। कुछ ट्रैक्टर जो होशियार लोग थे वो इंजन अपना ट्राली सहित लेके फरार हो गए। मौके पर हमें नदी के बीच में 8 ट्रैक्टर मिला था और सब फंसा हुआ था ट्रैक्टर। उसको हमारे तरफ से माइनिंग की टीम की तरफ से भरपूर प्रयास किया गया निकालने का, लेकिन अब निकाल नहीं पाए, इसलिए 2 गाड़ियों का इंजन अपन लाए हैं यहाँ पर जब्त करके और बाकी ट्राली से रेत खाली करवा के वहीं पर है और प्रयास फिर से होगा और उनके विरुद्ध जो भी ट्रैक्टर मालिक है उनके खिलाफ 107-16 की कार्रवाई, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। हसदेव नदी क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध रेत उत्खनन को रोकने प्रशासन की ये बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर आगे भी कठोर कार्यवाही की जाएगी। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।